एक जंग के मैदान में जहां सब मर चुके थे। वह लड़का आगे बढ़ता है और कोई पूछता है कि क्या वह ऐश है। वह कहता है कि उसने उसे पूर्वी इलाके की कमान दी थी, तो वह यहाँ क्या कर रहा है। ऐश बहुत थका हुआ और हारा हुआ लगता है, लेकिन कहता है कि वह उसे खत्म करने आया है। वह सुनहरे बालों वाला आदमी पीछे मुड़कर उसे देखता है और ऐश कहता है कि शुरू से ही ऐसा लगता है जैसे वह ऐश की यूनिट को सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए भेजना चाहता था, उन्हें फेंक देने के लिए। वह अपने बाप से पूछता है कि क्या उसने सही समझा। वह सुनहरे बालों वाला उसे देखता है और कहता है, मेरे बेवकूफ बेटे, तुम्हारी हिम्मत का बस यही एक काम था। उसे ऐश अल-निम्यान कहते हुए, यार कितना मुश्किल नाम है। द अल-निम्यान परिवार कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर लड़ाकू घराना था, जिन्होंने शाही परिवार के रखवाले के रूप में अपनी तलवारें पेश की थी। और उसका मुखिया रोड्रिक अल-निम्यान था, इस देश में 7 पंखों का अकेला मालिक, जिसका नाम रोड्रिक था। बस इत्तेफाक से जब प्रोटैगनिस्ट मर रहा था, बर्फ में अकेला छोड़ दिया गया था, तब इस आदमी ने उसे बचाया। उसने वह कर्ज चुकाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन लगता है उसमें टैलेंट बिल्कुल नहीं था। एक लड़का जिसकी आंखें नहीं बनी थी उसे कहता है कि इतना कॉन्फिडेंट मत हो, उसकी हिम्मत बिना निशान के बेकार है, उसे नहीं पता क्या करना है। अपने बाप को अपनी कीमत साबित करने के लिए उसके पास वह पंख नहीं थे, वह पंख जो असल में पीठ पर पंख के टैटू थे, जो बताते थे कि किसी के पास कितनी जादुई शक्ति है। और वह परिवार में अकेला था जिसके पास कोई पंख नहीं थे। उसे बिना पंख वाला के नाम से बुलाया जाता था, यहाँ तक कि तो वह हर दिन खूब मेहनत करता रहा, जमीन पर चेहरा रखकर पसीना बहाता रहा। वह लड़का हद से ज्यादा मेहनत करता रहा, यह मानते हुए कि लगन से उसे इनाम मिलेगा। उसने पूरा रॉकली आर्क किया और उसे कुछ नहीं मिला। कसम से, वह वहां पेड़ों के बीच छुपा हुआ है, फौज को आते हुए देख रहा है। तभी उस पर हमला हुआ। अपने बाप के पास वापस आकर वह कहता है कि उसे समझ नहीं आता, उसने अब तक उसकी बात मानी और उस पर भरोसा किया। तो क्या यही वह जवाब है जो वह देगा? वह सुनहरे बालों वाला पूछता है कि एक औजार ने और क्या अलग होने की उम्मीद की थी। उसका काम खत्म हो गया है, तो अब उसके जाने का वक्त है। प्रोटैगनिस्ट हमला करता है, लेकिन यार, हमें उसकी रीइंकार्नेशन चाहिए ताकि उसके पास टैलेंट हो। तो नतीजा काफी साफ है। वह अपनी बड़ी तलवार सीधे अपने बाप की गर्दन पर चलाता है और वह ठीक लगती है। उफ, अब यह है बेइज्जती। बाप उस गंदी चीज के हमले से बचने की तकलीफ भी नहीं करता, और उसके ठीक बाद लड़के को जंजीरों से बांध दिया जाता है, और या खुदा कितना बेरहमी से उसके पैर और हाथ काट दिए जाते हैं। हाँ, वह दर्द से चिल्लाता है, जमीन पर गिर जाता है, सब कुछ खून से रंग जाता है, बेचारा। और उसके भाई भी हैं जो उसे कहते हैं कि ज्यादा हवा में मत उड़। आखिर में उसने वही किया जो उसे करना था, लेकिन बिना पंख वाला कोई भी बेकार है। घूरते हुए कहते हैं कि उसे जमीन पर रेंगते हुए देखना उस पर बिल्कुल ठीक लगता है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है, लेकिन अगर तुम मुझे मरने ही वाले थे तो मुझे बचाया क्यों? तुम मुझे वहां बर्फ में छोड़ सकते थे। बाप आगे बढ़ता है और कहता है कि शुरू से ही उसने अपना मकसद पूरा कर दिया था। बाप को वह 7 पंखों की शक्ति चाहिए थी जो उस शरीर के अंदर सो रही थी। प्रोटैगनिस्ट को समझ नहीं आता और वह आदमी कहता है कि उसकी माँ काम की थी। यार, तो क्या वह उसका असली बाप भी है? अब मैं कंफ्यूज हो गया। बाप कहता है कि वह औरत सिर्फ वह बीज पैदा करने के काम आई थी जो उसे पता था, जरूरत थी। उसके बाद वह चली गई और शरीर को छोड़ दिया, पॉप्सिकल बनने के लिए। हालांकि उन्होंने उसे आखिरी बार चाकू मारने से पहले नहीं। जबकि हमारा लड़का रोड्रिक से जवाब मांगता है, सब कुछ खत्म हो चुका है, बस उसकी छोटी सी मुट्ठी बर्फ में है, कहते हुए कि ठंड लग रही है, और पूछते हुए कि क्या यही उसकी मौत की जगह है। आखिर में उसने जिंदा रहने के लिए सब कुछ किया, लेकिन वह काफी नहीं था। वह खुद को सफेद रोशनी के एक खाली जगह में पाता है, थोड़ा गर्म, और सोचता है कि क्या यह मौत के बाद की दुनिया है। गोल मटोल छोटा सा सर लगता है कि अब बच्चे के आने का वक्त हो गया है। यार, वह खांसता है और समझता है वह खाली जगह में नहीं है, यह असलियत है, लेकिन वह कहाँ है? अपनी उंगली हिलाता है और देखता है कि उसका पैर अब छोटा सा है, और उसका हाथ भी। यह सब उसे एक बच्चे जैसा बनाता है। उसे एहसास होता है कि वह सच में एक बच्चा है, और जब वह बगल में देखता है तो वहां वह औरत है जिसने उसे जन्म दिया। तभी वह किसी तरह की खोजने की शक्ति का इस्तेमाल करता हुआ लगता है, और उसे पास में घोड़े पर बैठे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है जो चिल्ला रहे हैं, हमें उस औरत को ढूंढना होगा, वह इस कोहरे में ज्यादा दूर नहीं जा सकती। लॉर्ड रॉड्रिक ने कहा है कि हमें उस बच्चे को वापस लाना है। तभी प्रोटैगनिस्ट को पता चलता है कि कुछ भी इत्तेफाका नहीं था। लेकिन रुको, क्या हो रहा है? उसने कहा रॉड्रिक को एक बच्चा चाहिए, वह उसे ढूंढ रहे हैं। तभी उसे बात समझ आती है, उसे भी एक बर्फीली रात में बच्चे के रूप में पाया गया था। क्या वह गलती से पास्ट में वापस आ गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह तो मानवा जॉनरा में बिल्कुल अलग बात होगी। खोजने की शक्ति अभी भी चल रही है। वह औरत की बाहों से छूटने की कोशिश कर रहा है। यकीन है कि अगर वह वहां से नहीं निकला तो वह उस आदमी के हाथों में पड़ जाएगा। वह लड़का अपनी सारी माना का इस्तेमाल कर रहा है, कौन जाने वह कहां से आ रही है। उसकी छोटी सी बॉडी ऐसे लगती है जैसे आग में जल रही हो। वह बर्फ में रेंगते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन वह पीछे निशान भी छोड़ रहा है जिसे बाद में ढूंढना आसान होगा। साफ है कि सांस लेना मुश्किल है, और उसे लगता है जैसे उसके सारे अंग जल रहे हैं। वह पहले ही दूसरी जिंदगी में है, लेकिन वह सिर्फ रेंगता रह सकता है। फिर भी वह कसम खाता है कि वह उस कमबख्त रोड्रिक का अंत करने के लिए कुछ करेगा, और तभी वह बेहोश हो जाता है। लगता है यह कचरे का ढेर इतनी दूर तक पहुंच गया कि कोई और पास आ सके।
एक लड़की पीछे मुड़कर देखती है, पादरी को बुलाती है और उसे कहती है कि इस छोटे से कचरे के ढेर को देखो, कोई विस्काउंट हेफ्रिड नाम है और वह उलझा हुआ लगता है। वह 3 किलो के इस बच्चे को उठाता है और सोचता है कि ऐसी जगह पर बच्चा क्यों है। तभी वह देखता है कि लड़का सच में काफी दूर तक रेंग कर आया है, कसम से। लेकिन फिर वह सब एक्साइटेड हो जाते हैं। लड़का 5 फुटबॉल फील्ड जितनी दूर तक रेंग कर आया है यार। वो प्रोटैगनिस्ट है, वो यही कहते हैं। वह सोचता है कसम से ये छोटा सा कचरे का ढेर बहुत स्ट्रांग है यार। अगली चैप्टर में एक और बच्चा सोच रहा है कि वह कौन है और यह बच्चा कौन है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वह उसे ढूंढने आई थी। फिर उसकी नाक पकड़ी जाती है। उफ, बहुत सारे बच्चे। वह एक अनाथालय में गया, मुझे लगता है। शायद एक बाप भी है जो वहां, तुम जानते हो, अपने बीज पूरी दुनिया में फैला रहा है। सारे बच्चे कह रहे हैं कि छोटा लड़का अभी जागा है और उन्हें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। यार, मैं डर गया। लगता है उसकी पहले ही 5 बहनें हैं। अभी तो वह बच्चे हैं, है ना? लेकिन सब बड़े होंगे। प्रोटैगनिस्ट एक लड़की की बाहों में है। वह पहले ही छूटने की कोशिश करता है और भागने की कोशिश करता है। छोटी लड़कियां दौड़ती हुई आती हैं। रुको, वह वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। यार, लड़के ने कुछ ऑरा एक्टिवेट की और आसमान में उछल गया। क्या हुआ? आह, उसने अपनी माना पर कंट्रोल खो दिया और दूर फेंक दिया गया। वह सोचता है कि वह गिर जाएगा, लेकिन एक आदमी उसे बचाता है, कहते हुए कि यह लड़का अजीब तरह से रहस्यमयी है। और फिर प्रोटैगनिस्ट उसे पहचान लेता है। हेफ्रेड यहाँ है, रॉड्रिक का बड़ा भाई, वह आदमी जिसने उसकी पिछली जिंदगी में उसे खत्म कर दिया था। यह एक प्रॉब्लम है क्योंकि शायद वह इलियन परिवार में है। उसे पता है कि यह आदमी अपने 2 पंखों के साथ ताकतवर माना जाता था और रॉड्रिक के साथ रहता था, कोई ऐसा जो शाही परिवार की हिफाजत करने वालों में भी था। लेकिन वह एक घरेलू जंग में मर गया जिसकी वजह से उसका घराना टूट गया। रुको, तो क्या वह सब सच में बेटियां हैं? हाँ, रुको, तो वह अनाथालय असल में उसका घर है, ऐसी बेटियों से भरा हुआ। हाँ, वह आदमी सच में एक अनस्टॉपेबल मशीन बना रहा है। प्रोटैगनिस्ट अपना हाथ अपने चेहरे पर रखता है, सोचता है कि यह कैसे मुमकिन है कि वह उस आदमी के बड़े भाई के हाथों में आ गया, लेकिन अब वह औरत की बाहों में है। और वह जानना चाहती है कि यह कैसे मुमकिन है कि एक बच्चे के पास इतनी जादुई शक्ति हो कि वह ऐसे उड़ सके। फिर वह उसे प्यार से देखती है और एक छोटा सा माथे पर चुंबन देती है, कहते हुए कि वह डर गया था। वह छोटा सा कचरे का ढेर बस घूर रहा है, जबकि इफ्रिट के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, अपने बड़े मुंह के साथ हाथ, कहते हुए कि इस लड़के के पास बहुत ज्यादा शक्ति है। उसकी पीठ पर वह ट्राइबल टैटू इस बात को और भी साफ करता है। प्रोटैगनिस्ट को समझ नहीं आता कि उसकी पीठ पर यह सब क्यों है। तभी उसे याद आता है कि उसके बाप ने कुछ कहा था, उसके सितारे खो जाने या कुछ ऐसा ही। अब उसे समझ आता है, इस आदमी ने उसे सिर्फ उससे चुराने के लिए बचाया था। वह छोटा लड़का गुस्से में है। मान अपने पति को देखती है और पूछती है, तो हम इस फनको पॉप का क्या करें? प्रोटैगनिस्ट बेचैन है। वह नहीं चाहता था कि उसकी शक्ति उस परिवार के उन कमीनों के हाथों में दोबारा पड़े। उसे बदला लेने के लिए इसकी जरूरत थी। लेकिन तब वह ही फ्री आदमी कहता है कि वह उसे बेटा बनाएगा। अच्छा, ये आसान है ना? तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे हाथों में एक इलॉन मस्क है यार। तुम इस बच्चे के साथ बिलियनर बन जाओगे जिसकी पीठ पर 7 पंख हैं। उसे भी अडॉप्ट कर लो, हर कोई उसे अडॉप्ट करेगा। चलो इस छोटे से कचरे के ढेर को अडॉप्ट करते हैं और उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन फिर बेटियां उसे जमीन पर फेंक देती हैं जैसे वह बेवकूफ हो। और वह पूछता है कि क्या वह सुन भी रहे थे? लगता है बाप एक बेटा पाने की कोशिश कर रहा था, है ना? तो ये किस्मत भी थी, उसे दोष नहीं दे सकते। तुम ये नहीं कह सकते कि उसने कोशिश नहीं की। उस आदमी की 5 बेटियां हैं और अब वह सब वहां हैं ये जानने के लिए कि इस बार ये बड़े सर वाला कौन है। चलो माँ, इस फंको पॉप का नाम क्या है? वह कहती है कि उसका नाम एस्टर होगा। आह, तो उसकी पिछली जिंदगी में उसका नाम ऐश था, है ना? नाम बदल दिया, जो भी हो। किसे पहचान की जरूरत है? लो, हो गया। यार, मुझे यही पसंद है। 10 साल बाद वह फ्राइड 1 सेकंड भी बूढ़ा नहीं हुआ है। वह बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा पिछले सीन में था। एक काले बालों वाला आदमी गाड़ी से बाहर निकल रहा है। ये हमारा लड़का है 10 साल की उम्र में। सोच रहा है कि वह सन वुकोंग है, ऑरा निकल रहा है पूरा जेंटलमैन की तरह, हाथ पीछे किए हुए निकल यहाँ से छोटे बड़े सर वाले। ये उन सब में से पहले सबसे छोटा फंको पॉप है जो एस्टर का शुक्रिया कर रहा है। हम पहले ही बात कर रहे हैं कि क्या होने वाला है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मुझे पसंद है। टल्वर डांस फेस्टिवल, हाउस इलियंस का सालाना इवेंट, सभी शरीफ परिवारों के लिए एक सामाजिक मिलन, रिश्तों को मजबूत करने की जगह, लेकिन अगली जनरेशन की तलवारबाजी दिखाने की भी जगह। ये वह जगह है जहां बहुतों को बेइज्जती और डराया गया। जब वह पास से गुजरते हैं तो कुछ लोग बात कर रहे हैं, देखो वह लोग हीथराइट्स के घर से हैं, वह यहाँ बेइज्जती करवाने आए हैं। कचरे का ढेर, मैंने सुना है उन्होंने एक फनको पॉप अडॉप्ट किया है, वह अजीब लड़का ही होगा। एक औरत उसे कहती है कि इस पर ध्यान मत दो, उस जगह पर कमजोरी को कुचल दिया जाएगा चाहे कुछ भी हो। वह ये कहती है, लेकिन वह देख सकता है कि वह कांप रही है। और ही फ्राइड कहता है कि यही उनके घराने की अभी की हालत है। वह चाहता था कि वह जाने कि उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। लगता है वह निराश है। प्रोटैगनिस्ट कहता है, नहीं, ये तो बस शुरुआत है चीजों को मजेदार बनाने के लिए। ही फ्राइड हंसता है और कहता है कि यह सुनकर अच्छा लगा। प्रोटैगनिस्ट को अपनी पिछली जिंदगी याद आती है, उस घराने की बदनामी के रूप में।
साफ है कि उसे वहां हर साल बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। ये कड़वी यादों की जगह है, लेकिन अब लड़के की पीठ पर टैटू है और बदले का दिन आ गया है। ऊपर एक छोटी सी खिड़की में देखो कौन है, एक और दो में कॉन्स, वह कमीने जिन्होंने उसके हाथ और पैर काट दिए थे। और छोटा प्रोटैगनिस्ट इवेंट में एक शानदार शुरुआत करने के लिए उत्सुक है। अरीना के बीच में एक सच्ची टक्कर चल रही है, एक ऐसे दौर में जहां नाइट्स का राज था, ताकत और शान होना बहुत जरूरी था। ताकत तलवारबाजी से दिखाई जाती थी और शान पहचान से। ठीक है, मैंने सोचा था कि तुम लोग एक पल के लिए डांस करने वाले हो। हालांकि ये एक डांस फेस्टिवल है ना? वहां के लोग हमला कर रहे हैं। दोनों अंदर दौड़ते हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ताकत और उस शान दोनों को पाने का राज तलवार पर मौजूद एनर्जी है। फिर वह आदमी तलवार घुमाता है और दूसरे आदमी की तलवार तोड़ देता है। साफ है कि हम उसके हाथ में छोटे पंखों की बात कर रहे हैं। ओह, उसके हाथ में है। मैंने सोचा था कि वह सिर्फ उसकी पीठ पर थे। एल्फाइन वहां है, कहती है कि यह हमेशा की तरह जबरदस्त है, इसीलिए दूसरी बहनें आना भी नहीं चाहती थी। मतलब हाँ, वह सिर्फ चापलूसी करने आएंगी। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा उदास है। उसे वह रोज की बेइज्जती याद आती है जब वह तलवार के ड्यूल्स में हिस्सा लेता था और उसकी तलवार टूट जाती थी क्योंकि दूसरे आदमी की तलवारें ज्यादा मजबूत होती थी। लेकिन इस जिंदगी में सब कुछ बदल गया। एल्फाइन पूछती है क्या हो रहा है। वह नर्वस है। वह नर्वस हो जाती है। उसे समझ आता है, लेकिन उसे शांत होना होगा। यह उसका पहला तलवार डांस फेस्टिवल है। लेकिन वह मुस्कुरा रहा है, कहता है कि उसे पुरानी यादें आ रही हैं। उस पल हेफ्रीड कहता है कि उसे बड़े लोगों की मीटिंग के लिए जाना होगा, तो वह चला जाता है। एल्फियन को उसकी देखभाल में छोड़ दो। वह अपने बाप से कहती है कि बातें बनाना बंद करे। वह एस्टर से बड़ी है, वही उसकी देखभाल करेगी। हेफ्रीड कहता है तुम छोटे कमीने, ये जगह तुम्हारी उम्र के बच्चों से भरी है, तो जाओ अपने रिश्ते बनाओ, नेटवर्किंग करो। मैंने तुम्हें बर्फ में उठाया क्योंकि तुम एक इलॉन मस्क बच्चे हो, है ना? लेकिन किसी को पता मत चलने देना कि तुम्हारे पास 7 पंख हैं, वरना वह तुम्हें मार डालेंगे लड़के। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अच्छा हुआ उसने पहले ही बता दिया, लेकिन उसे हर तरफ से घूरा जा रहा है। ऐसे दुश्मनाना माहौल में दोस्ती करना मुश्किल होगा। वह चला जाता है और तुरंत उस बहन को पीछे छोड़ देता है जिसकी देखभाल करने को उसके बाप ने 10 सेकंड पहले कहा था। वह कहता है कि वह दोस्त बनाएगा। कमजोर लोग वहां सोफा पर बैठे हैं और लाल बालों वाला पूछता है कि वह कौन है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि भाई डारिस से मिलकर खुशी हुई। उसे एस्टर एलियन कहते हैं, छोटा भाई। उसने उसे दूर से देखा और हाई कहने आ गया। लाल बालों वाला आदमी थोड़ा हंसता है। तो वह वही अडॉप्ट किया हुआ बेवकूफ है ना? बर्फ में मिला था, बहुत गरीब। वह आदमी पहले ही पूरा जोकर बन रहा है। कहता है कि उस जैसे पर परिवार का नाम रखना पागलपन है। प्रोटैगनिस्ट को बहुत अच्छे से याद है कि डारिस और ग्रियन कौन है, इस घराने के 2 असली बेटे और वह 2 कमजोर लोग जिन्होंने उसकी पिछली जिंदगी में उसे मार दिया था। सोचता है कि वह उन दोनों से डरता था। आखिर में यह माना नहीं जा सकता। वह तो बस बच्चे हैं जो बड़े होने का नाटक कर रहे हैं। फिर अल्फाइन उसे बुलाती है और कहती है बस हो गया, उसने हाई कह दिया है तो अब जाने का वक्त है। लेकिन अब उसका दुश्मन आ जाता है ना? कोई एल्फाइन को बुलाता है। नहीं, मैंने सोचा था कोई और है, लेकिन वह लाल बालों वाला आदमी है और वह कहता है कि लगता है आज वह अपने बाप के पीछे नहीं छुपी है, तो क्या वह वहां उनका मनोरंजन करना शुरू करे? ये मेन घराने का हुक्म है। यार तुम बच्चों की धमकियां बहुत ज्यादा मैच्योर हैं, तुम जानते हो। मुझे नहीं पता, कहो कि तुम उसे गिरा दोगे, उसे बदसूरत कहोगे, उसकी च्युइंग गम चुरा लोगे, लेकिन चलो थोड़ा कम करते हैं। एल्फाइन डरती नहीं है। वह कहती है कि घरानों के बीच कोई मालिक और नौकर का रिश्ता नहीं है, तो वह मना करती है। वह प्रोटैगनिस्ट को खींचती है और उसे जाने को कहती है। वह मना करने वाला था, लेकिन यह देखकर कि वह कांप रही है, वह जाने का फैसला करता है। लेकिन फिर लाल बालों वाला पूछता है कि क्या उसे वह कहानी पता है कि उनका बाप राजा की हिफाजत नहीं कर पाया था जबकि वह एक नाइट था, और उसकी वजह से उसके भाई को उसका हाथ काटना पड़ा था। अच्छा हुआ कि उसकी गंदी खून की नस्ल उन जैसी नहीं है। बस यही एल्फाइन के लिए काफी था। वह वहां जाती है उस आदमी को मारने के लिए, और वाह, वह उसके चेहरे पर शराब थूक देता है। या खुदा, वह बस वहां खड़ी रहती है जबकि वह कहता है कि उसके बाप को निराशा हुई होगी कि उसकी एक गंदी बेटी है जो टाइटल्स भी आगे नहीं दे पाएगी। वह 2 बेवकूफ हैं अगर वह सोचते हैं कि यह जगह एक डांस हॉल है। वहां कोई दोस्त बनाने नहीं आया है, वह हिफाजत करते हैं। मैग्नस को एहसास होता है, कसम से, वह सच में गलत था जब वह इस जगह आया। उसने सोचा था कि क्योंकि वह पहले ही बड़ा हो चुका था, इन बच्चों के चेहरे देखकर उसे गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वह अपने बगल वाले आदमी से शराब की बोतल पकड़ता है, उसे ऊपर उछालता है और डारिस से कहता है पकड़ो। वह आदमी उसे थोड़ा हैरानी से पकड़ता है ताकि वह उसके चेहरे पर न लगे, और थूक। प्रोटैगनिस्ट तलवार चलाता है। बेवकूफ के सर पर पूरी शराब छिड़क देता है। मुझे समझ नहीं आता। प्रोटैगनिस्ट अपना हाथ तलवार पर फेरकर उसे चाटता है, बिल्कुल बिना किसी वजह के। मेरे यार, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन वह औरा जमा कर रहा है क्योंकि उसने उसे चख लिया। उसे पता है कि यह अंगूर का रस है और कहता है कि यह उन जैसे बच्चों को सूट करता है। शुक्र है ना? तुम नहीं चाहोगे कि वह शहर में शराब पिए, है ना मेरे यार? और हम अचानक 3 साल पीछे जाते हैं जब प्रोटैगनिस्ट औरा के साथ फट रहा है जबकि उसका बाप उसे शांत होने को कहता है। क्या वह अपनी बहनों को मारना चाहता है या क्या? यार शांत हो जा प्रोटैगनिस्ट। लड़कियां सब वहां हैरान हैं। वह तब था जब उसने 7 पंखों की शक्ति एक्टिवेट की थी। किंग हेफ्रॉइड भी डर गया था। उसे उम्मीद खो रही थी कि यह लड़का उसे कंट्रोल कर पाएगा।
ठीक तब हम वापस डांस पर हैं और एक आदमी दरवाजा खोलता है, कहता है कि एक मुसीबत आ गई है। बाएं वाला आदमी पूछता है क्या है। वह एक जरूरी मीटिंग के बीच में है। फिर वह आदमी कहता है कि एक लड़के ने मेन घराने को ड्यूएल के लिए चैलेंज किया है। वह कहता है नाम विलियम और वह आदमी समझ नहीं पाते क्या हुआ। अब जब मैं ध्यान दे रहा हूँ उसके पास सच में एक हाथ नहीं है। वह वहां अपनी जैकेट कंधे पर रखे हुए पूरा रौबदार लग रहा है। और फिर एल्फीन बेचैनी से चिल्लाती हुई अंदर आती है। वह पूछता है क्या हुआ, लेकिन दाढ़ी वाला आदमी एक्साइटेड है। कहता है कि भाइयों के बीच ऐसी लड़ाई देखना बहुत अच्छा है। ये ऐसी चीज नहीं है जो हर दिन देखने को मिलती है। नतीजे पर डिपेंड करते हुए उत्तराधिकारी और डांस का विनर फेस्टिवल वहीं पर डिसाइड हो सकता है। डेरिस अपना हाथ उठाता है 4 पंख दिखाते हुए, कहता है कि लड़का बेवकूफ है जो मेन परिवार से लड़ाई मोल ले रहा है। हर कोई कहता है ओ माय गॉड, उसके पास 4 पंख हैं, वह कितना जबरदस्त है। वह लड़के से कहता है कि आगे बढ़ो और अपनी शक्ति दिखाओ, या क्या वह उस बेइज्जती से डर गया है जो उसे मिलने वाली है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि जिसे शर्म आनी चाहिए वह डारिस है। बड़ा बन रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके हाथ पर निशान है, बजाय इसके कि वह लड़ाई में अपनी शक्ति दिखाए। और वह उसे चेतावनी देता है कि अगर वह जीता तो लड़के को उसकी बहन से माफी मांगनी पड़ेगी। डैरिस कहता है ठीक है, लेकिन अगर नतीजा अलग हुआ तो अब से एस्टर उसका कुत्ता होगा। हमला करता है, कहता है कि लड़के को पूरी जिंदगी कचरे की तरह ट्रीट किया जाएगा। और प्रोटैगनिस्ट पर हमला करता है जो बचाव कर लेता है और पीछे धकेल दिया जाता है। फिर भी दारिस की तलवार थोड़ी कांपती है। दारा कहता है कि आज वह भगवान द्वारा चुने गए लोगों की शक्ति का अंतर सीखेगा। एल्फाइन प्रोटैगनिस्ट को बुलाती है, जबकि दाढ़ी वाला आदमी कहता है कि यह माना नहीं जा सकता कि डारिस की तलवारबाजी अभी भी काफी खराब है, लेकिन चाहे वह कितनी भी खराब हो उसके पास उसकी भरपाई करने के लिए काफी जादुई शक्ति है। अगर एक पंख एक जलती हुई मोमबत्ती को दिखाता है तो 4 से आगे तुम्हारे पास असल में माना का धमाका हो रहा है। और डारिस कहता है कहाँ गया वह पहले वाला जज्बा दोस्त? क्या तुम मुझे माफी मंगवाने वाले नहीं थे, या वह सिर्फ बातें थी? कसम से वह पीछे से ऊपर से वह डबल अटैक करने वाला है। गोल मटोल आदमी को यकीन है कि लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। डैरियस उसे ठीक से लगाता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट फिर भी ब्लॉक कर लेता है। वह आदमी अब हैरान है। लड़का सीरियस हो जाता है आधे खुले आंखों से और कहता है कि डैरियस बहुत बोलता है। उसे पीछे धकेल देता है। इस घर में पिछले 10 सालों में मैजिक का इस्तेमाल करना सीखते हुए वह बदला लेने के सही मौके का इंतजार कर रहा था। और अब वह हमला कर रहा है। बड़ा वार। डोरोस प्रोटैगनिस्ट के भारी वार को सह नहीं पाता और बूम एक घुटने पर गिर जाता है, जबकि हमारा लड़का दबाव बनाए रखता है। तलवार उसके चेहरे के बिल्कुल पास है। लाल बालों वाला समझ नहीं पाता कि उसे कैसे दबाया जा रहा है, जबकि उसके पास 4 पंख हैं। प्रोटैगनिस्ट वह टॉमी शेल्बी वाली घूर बनाए रखता है, जबकि आसपास के सब लोग हैरान हैं। डैरियस पूरी तरह से हार रहा था। यह बर्बाद घराना उस जैसे किसी को कैसे रख सकता है। इसी बीच हेफ्रिड सोच रहा है कि यह हालत बहुत खराब है। प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि इस आदमी ने उसका हाथ काटा था। क्या वह दोबारा करेगा? वह अपनी ऑरा बढ़ाता रहता है। दूर के लोग चिल्ला रहे हैं कि वह ऐसा न करे। दाढ़ी वाला आदमी प्रभावित होता है और बूम, तलवार का एक टुकड़ा जमीन पर गिरता है। प्रोटैगनिस्ट ने डैरियस की तलवार तोड़ दी और आधा कर दिया और उसे कहा कि अगली बार खुद को गंदा मत करना। फिर वह मुड़ता है और कहता है कि वह अब बिना पंख वाला ऐश नहीं है। एल्फीन उसे देख रही है, बहुत खुश है, जबकि वह सोचता है कि कम से कम उसने अपनी नफरत थोड़ी निकाल दी। लेकिन फिर अचानक कमजोरी महसूस होती है। देखो, ऊपर फाइनल बॉस का वक्त आ गया है। जब वह देखता है तो वह जानवर बस घूर रहा है। वह कमबख्त रॉड्रिक। अरीना में हर कोई कह रहा है कि यह यकीन नहीं होता कि उस गंदी फैमिली के एक लड़के ने मेन घराने के किसी को हरा दिया, लेकिन यह सबसे खराब नतीजा हो सकता है क्योंकि अब वह चुप नहीं रहेंगे। प्रोटैगनिस्ट घबरा रहा है जब परिवार का मुखिया पास आता है। उसने लड़के पर एक साया डाल दिया। उसे घूरता है जबकि प्रोटैगनिस्ट सीरियस रहता है। डैरिस, क्या बेइज्जती! पूरा टेढ़ा होकर उठता है। बाप, यह इस आदमी ने किया। डैड, मेरी मदद करो। उसने मुझे मारा और साफ है क्या होता है। बूम, उसका अपना बाप पे उसकी मुट्ठी को तलवार से दबोच देता है। अरीना में हर कोई चौंक जाता है जब रॉड्रिक कहता है कि वह एक बदनामी है। वह क्या कर रहा है? परिवार का नाम मिट्टी में मिला रहा है। कोई ऐसा जो खुद का ख्याल भी नहीं रख सकता। फ्रीड बीच में आने की कोशिश करता है। रॉड्रिक, ये बंद करो। लेकिन वह आदमी कहता है कि उस लड़के को तलवार उठाने का कोई हक नहीं है। वार आता है, लेकिन फिर यह खुदा प्रोटैगनिस्ट आगे आ जाता है। क्या तुम बेवकूफ हो? मुझे उम्मीद है कि तुम इसलिए आगे आ रहे हो क्योंकि तुम मरना चाहते हो। मुझ पर इसके साथ मत आओ। उन्हें कुछ नहीं पता था। ओह नहीं, रुको। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि इस आदमी ने अभी तक उसकी बहन से माफी नहीं मांगी है, तो यह सजा बाद तक इंतजार करेगी, कसम से। रॉड्रिक कहता है कि लड़का बेहतर होगा याद रखे कि वह एक अनाथ है। क्या वह सोचता है कि वह इस परिवार से बिलोंग करता है? प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वह विस्काउंट का बेटा है। हाँ, और जब तुम एक नाइट को जज करते हो तो उसकी कीमत क्या चीज तय करती है। उसने ये कहा और इसका मतलब था कि यह ताकत के बारे में है ना? और रॉड्रिक बस ऊपर हेफ्रिड को अपनी आंख के कोने से देख रहा है। फिर वह कहता है कि ठीक है, तो इस परिवार का एक सदस्य और एक विस्काउंट के बेटे ने अभी मेन घराने को चोट पहुंचाई है। जिस पल यह हुआ, यह बच्चों का खेल नहीं रहा।
ठीक है, मैं यहाँ बीच में बोलूंगा और उसकी बात काटूंगा। चलो याद रखते हैं कि उस आदमी ने हमले का बचाव किया और खुद को गंदा कर लिया। उसने कोई वार नहीं किया। तो रॉड्रिक, मुझे नहीं पता तुम्हें यह पता है या नहीं, तुमने अपने ही बेटे को चाकू मारा था, लेकिन वह उसे चेतावनी दे रहा है कि उसे याद रखना चाहिए कि उसके बाप ने उस गद्दारी की वजह से अपना एक हाथ खो दिया था। वह इसकी कीमत कैसे चुकाएगा? लेकिन प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि पूरी इज्जत के साथ, यह बच्चों का खेल नहीं था, यह एक असली लड़ाई थी। वह वहां अपने खानदान की बेइज्जती का जवाब अपनी तलवार से दे रहा था। क्या वही नहीं था जिसने अभी डारिस को बताया था कि जो अपनी इज्जत तलवार से नहीं बचा सकता वह शर्मिंदगी है, इसलिए वह एक उंगली भी कटने नहीं देगा। ऊपर वाले लोग कह रहे हैं कि इस 10 साल के बच्चे में कुछ गड़बड़ है ना? वह किसी ऐसे इंसान जैसा लगता है जिसका दोबारा जन्म हुआ हो, जिसने पूरी जिंदगी जी हो, दुख सहे हो और वापस आया हो। फिर रॉड्रिक आखिरी बार गुस्से से देखता है। वह पलटकर कहता है कि वह समझ गया तो बेहतर होगा कि वह तैयार हो जाए। यार, वह बच्चा सच में तैयार होने चला गया और एक बहुत बड़ी तलवार पहले ही आ रही थी, लेकिन फिर उसे किसी चीज से जोर का झटका लगा। मुझे नहीं पता वह क्या था, शायद एक भारी मुक्का। पीरी हैरान है। बाप चिल्लाता है, लेकिन कोई उसके हेफ्रीड की तरफ से आ रहा है। अंदर आता है और वह आदमी बिना देखे ही रोक देता है। उस आदमी ने वहां 2 बार लात मारी, आगे उतरा, प्रोटैगनिस्ट की मदद करने दौड़ा और पूछा कि क्या वह ठीक है। लेकिन यार, उसने झेल लिया बच्चे। झेल लिया एक मजबूत शब्द है ना? जैसे वह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था और उसकी दिल की धड़कन अभी भी चल रही है। रॉबर्ट देखता है, पलट कर चला जाता है, जबकि डैरियस लंगड़ाता हुआ टेढ़ा मेढ़ा चला जाता है। फिर बच्चे को पूरा चक्कर आता है, लगभग बेहोश हो जाता है, लेकिन हेफरी उसे पकड़ लेता है। लड़का अब कुछ और बनाने की कोशिश कर रहा है। कहता है, पिताजी, मैंने अपने खानदान का नाम और उन सबको बचाया। और हेफरी कहता है, बेटा हाँ, तुम कमाल थे। उन्होंने बिल्कुल यही कहा था। इसी बीच रॉड्रिक सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है और दाढ़ी वाला आदमी कहता है, कितना बचपना है रॉड्रिक, तुमने एक बच्चे को मारा और उसी वक्त तुमने एक बच्चे को अपने बेटे की इज्जत खराब करने दी। कहता है कि मैंने इस लड़के को पहली बार देखा है और उसने तुम्हें चैलेंज किया और यहाँ तक कि मेन फैमिली को भी हरा दिया। वह सच में काफी अलग है। मोटा आदमी कहता है कि वह डर गया था, उसने सोचा रॉड्रिक सबको वहीं आधा काट देगा। लेकिन खानदान का मुखिया कहता है कि मुश्किल वक्त आ रहे हैं और उन्हें एक मजबूत तूफान चाहिए जो दुनिया को 2 या 3 हिस्सों में बांट दे। मतलब, है ना, कि प्रोटैगनिस्ट की थोड़ी सी ताकत इस बच्चे को सिर्फ इस वजह से मारने के लिए काफी नहीं है। लेकिन अब हम अगले चैप्टर में हैं। सब हैरान हैं, घबरा रहे हैं और बच्चा सबको दूर फेंक रहा है। एक आदमी कहता है कि यह कमाल है कि यंग मास्टर एस्टर ऐसे लड़ सकता है। उसके बगल में कुछ लोग कहते हैं कि ये अजीब है, ये बच्चा 10 साल का कैसे है। एक और कहता है कि मैंने सुना है उसने रॉड्रिक के बेटे को हरा दिया। यार, उसने उसे अरीना में ही पेशाब करा दिया। ट्रेनिंग के दौरान प्रोटैगनिस्ट हमें बताता है कि डांस फेस्टिवल में वह अपनी ताकत दिखाने और अपना नाम बनाने में कामयाब रहा। इससे कुछ आवाजें चुप हो जाएंगी जो हेफ्रीड के खानदान को जलील करना चाहती हैं। लेकिन वह यह नहीं भूल सकता कि आखिर में उसका मकसद इस खानदान को बर्बाद करना है। उसी वक्त जाहिर है वह हैरान है कि अब जब उसका दोबारा जन्म हुआ है तो वह कितना मजबूत हो पाएगा। खासकर यह देखते हुए कि वह रॉड्रिक के एक हमले से लगभग फट गया था, तो उसके पास बिल्कुल भी मौका नहीं है। आखिर में निशान सिर्फ ये बताने वाला था कि तुम कितनी दूर जा सकते हो। भले ही उसके पास बहुत सारा अंदरूनी माना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह उसका सच में इस्तेमाल कर सके। वह ट्रेनिंग में एक और आदमी को हरा देता है और पूरा कैंप शोर मचा रहा है। कोई कहता है कि हर दिन उसे ध्यान खींचना पसंद है। यह एल्फाइन है जो कहती है कि वह सच में खुद को कंट्रोल करना नहीं जानता। वह उसे चेतावनी देती है कि पिताजी बुला रहे हैं, और फिर वह उसके कपड़ों पर कमेंट करता है, कहता है कि उसके लिए ऐसा कुछ पहनना कम ही होता है। वह कहती है कि उसे यह पसंद नहीं है क्योंकि यह क्यूट नहीं है। वह कहती है कि संतुलन सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसे लड़ते हुए देखकर उसे एहसास हुआ कि वह भी हर वक्त ऐसे नहीं रह सकती। जब वह वापस आएगा तो उसे कुछ देर के लिए उसके साथ चलना पड़ेगा। वह एब्सोल को मूवी थिएटर भेजता है और उसे इंतजार करने को कहता है, क्योंकि पहले उसे वहां जाकर अपने पिता के साथ जो भी चल रहा है उसे ठीक करना है। फिर वह वहां पहुंचता है और हेफ्रीड कहता है, तो क्या हाल है बच्चे? बात यह है, अब 10 साल हो गए हैं जब से तुम खानदान में हो और वह वक्त आ गया है। मैंने सोचा था कि तुम थोड़ा और बड़े होगे, लेकिन यह सबूत है कि तुम खानदान के अगले मुखिया बनोगे। सीधे शब्दों में वह उसे उत्तराधिकारी, भविष्य का विस्काउंट बना रहा है, और उसके लिए यह समझना अच्छा है कि यह पद कितना नाजुक है। इस खानदान के हिस्से के रूप में और एक इलाके के मालिक के रूप में बहुत सी चीजें थीं जिन्हें बचाना था, और हेफ्रीड उत्तराधिकारी की जगह हमेशा के लिए खाली नहीं छोड़ सकता। हमारा लड़का जानना चाहता है कि क्या उसकी बहनें इससे सहमत हैं। वह कहता है कि वह 3 दिन में नाइट्स एकेडमी से वापस आ जाएंगी और तब वह इसे ऑफिशियल करेगा। वाह वाह, सफेद बालों वाली का नाम मल्फा है और लाल बालों वाली का नाम कूडो है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अगर ऐसा है तो उसे यकीन है कि यह कूडो बहुत गुस्से में होगी। वह उसे सिर्फ इसलिए नफरत करती है क्योंकि वह एक आदमी है। यह कैसे हो सकता है? और जाहिर है क्योंकि उसके पास 7 पंख हैं।
वह खड़ा होकर कहता है कि वह इसे कबूल नहीं कर सकता। वह मुश्किल से अपना माना कंट्रोल कर पाता है और वह एक अनुभवहीन आदमी है जिसने लगभग अपनी बहन को मार दिया था। उसे यकीन नहीं है कि उन्हें मनाना मुमकिन है। हीफ्रीड थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि उसे हमेशा शक था कि फंको पॉप बच्चा सच में बच्चा है या नहीं। बिल्कुल इसलिए उसे पता था कि यही जवाब होगा और यह रहा असली तोहफा जो उसे खुश करेगा। छोटा प्रोटैगनिस्ट चौंक जाता है। यार, उस आदमी ने उसे एक बहुत बड़ी तलवार दी। वह उस डब्बे के अंदर थोड़ी छोटी लग रही है ना? या मैं गलत सोच रहा हूँ? खैर, मुझे नहीं पता तुम्हें चाकू पसंद है या नहीं, लेकिन हाँ, है ना, वही जरूरी है। वह कहता है कि इस चीज में 7 पंखों को कंट्रोल करने की ताकत है। ये जादू खाने वाली तलवार है। जंगल में प्रोटैगनिस्ट पूछता है, हे पिताजी, आप मुझे वह बड़ी तलवार वही नहीं दिखा सकते थे? हम इतनी दूर यहाँ तक क्यों आए? वह जवाब देता है कि यह एहतियात है। क्योंकि पिछली बार उसने लगभग पूरा घर तोड़ दिया था। फिर वह कहता है, यह लेजेंडरी तलवार है ग्रान, एक तलवार जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है और यह एक छोटी सी तलवार जैसी है। क्या तुम छोटी तलवार वाले लोगों का मजाक उड़ा रहे हो? जरूरी है हुनर, और इसके अलावा यह वाली इतनी बड़ी है कि अपना काम कर सके जब यह किसी शरीर में घुसे, है ना? हाँ, ठीक है, सब समझाया गया है। वह मजाक कर रहे हैं, लेकिन यह इसलिए है क्योंकि यह सच में एक टूटी हुई बड़ी तलवार है। और पिता कहता है, देखो, ये टूटी हुई लगती है ना? लेकिन अगर तुम इसमें ताकत डालो तो ये बढ़ती है। ये एक ऐसी तलवार है जो इस्तेमाल करने वाले के जादू के हिसाब से रूप बदलती है। यार, उस आदमी ने एक कमाहाता चला दिया और पूरे जंगल को चीर दिया। ये थोड़ा ज्यादा ताकतवर है ना? इस तलवार की बुरी बात यह है कि अगर तुम्हारा माना थोड़ा कमजोर है तो ये तुम्हें थका देती है और तुम किसी और तलवार के मुकाबले ज्यादा थक जाते हो। इसलिए यह रिचर्ड आज ये एक बदनाम तलवार है। अब यहाँ आओ बच्चे, इसे पकड़ो। छोटा प्रोटैगनिस्ट इसे पकड़ता है जैसे रुको, क्या मैं सच में अपना माना इस चीज में डालने वाला हूँ? ऊर्जा तुरंत उसके आसपास इकट्ठी होने लगती है। वह कमाहा बनाते हुए उसे एहसास होता है कि अजीब बात है, तलवार अब उसका माना खींच रही है और उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर दूर से नाइट्स एक ऊर्जा को आसमान चीरते हुए देखते हैं। उनमें से एक पूछता है, यह क्या बला है? क्या कोई तारा गिरा? वह सच में नहीं समझते, लेकिन एल्फाइन को यकीन है। लगता है यह एस्टर का जवाब था। छोटा प्रोटैगनिस्ट कहता है, पिताजी, ये तलवार कमाल की है। जिसके जवाब में वह कहता है कि जो कमाल का है वह लड़के का हुनर है, और वह चेतावनी देता है कि इस खानदान में किसी के पास कभी 7 पंख नहीं थे। अगर वह इस ताकत में महारत हासिल कर लेता है तो एक दिन वह रॉड्रिक को भी पीछे छोड़ देगा। जाहिर है यही उसका मकसद है, लेकिन जैसे पिता चेतावनी देता है कि बड़ी ताकत के साथ बड़े झगड़े आते हैं। जिस पल उन्हें पता चलेगा कि लड़के के पास 7 छोटे पंख हैं, तब सब उससे नफरत करेंगे और उसकी चाहत करेंगे। कुछ उसे पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करेंगे, और अगर वह उस दिन अपनी कमजोरी पर अफसोस नहीं करना चाहता तो उसे और मजबूत और तेज बनना होगा। प्रोटैगनिस्ट उसका हाथ पकड़ता है और सहमत होता है। वह अपनी पिछली जिंदगी की तरह दुखी होकर नहीं जीना चाहता। वह अपने पिता का शुक्रिया करता है और कहता है हाँ, वह 7 पंखों और इस तलवार में महारत हासिल करेगा। 3 दिन बाद माँ उनका स्वागत करती है। कुडो और माल्फा वापस आ गए हैं और कुडो अपना परिचय देती है। कहती है कि यह छोटा नौकर घर वापस आ गया है। अब वह जानना चाहती है कि प्यारी छोटी बहनें कहाँ हैं। वहाँ बाकी लोग, उन्हें अभी तक उनके नाम भी नहीं पता और वह उन्हें गले लगाने दौड़ते हैं। फिर वह उस मैलेफेटू से चिपक जाते हैं। कहते हैं कि वह कुडो से गुस्सा होते हैं क्योंकि वह उनके बाल खराब कर देती है। वह वहाँ हाथ बांध कर खड़ी है, कहती है कि वह ऐसा नहीं करती, जब तक वह बगल में देखती है और एल्फाइन को देखती है। फिर वह दौड़कर उसे गले लगा लेती है, उसके बाल बिगाड़ने लगती है, उनसे खेलने लगती है और उसे चूमती है। लेकिन फिर मैल्फॉय आसपास देखता है और पूछता है कि एस्टर कहाँ है। माँ ज्यादा उत्साहित नहीं लगती जब वह कुछ कहने वाली होती है। और इसी बीच जंगल में धमाके हो रहे हैं। जब से छोटे प्रोटैगनिस्ट को बड़ी तलवार को बढ़ाना आ गया है, बच्चा एक पल के लिए भी नहीं रुकता। पूरा जंगल बर्बाद हो गया है और कुडो आती है, कहती है कि वह खुद को बहुत ज्यादा जोर दे रहा है और वह जानना चाहती है कि वह उसे मिलने वहां क्यों नहीं गया। क्या वह बिजी था, या बहुत ठंडा था, या वह सोचता है कि अब वह इतना खास हो गया है कि उसे उसकी परवाह ही नहीं है। इस बारे में बात करते हुए उसने सुना कि डांस फेस्टिवल में क्या हुआ था। पूरी एकेडमी लड़के का नाम ले रही थी और उसे यकीन है कि उनके पिता को गर्व है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि जब यह सब हो रहा था वह बाहर अनगिनत मिशंस और ट्रेनिंग में लगी हुई थी। लगता है वह अकेली नाइट थी जिसे प्लैटिनम टाइटल मिला था। वह जवाब देती है कि हाँ, जाहिर है यह उसके लिए कम से कम था ताकि वह अपने पिता का पद संभाल सके, और वह इसी बारे में बात करने आई है। उसे पता चला कि उसने उत्तराधिकारी बनने का ऑफर ठुकरा दिया था। क्या उसे चिंता थी कि इससे उसके जज्बात को ठेस पहुंचेगी? बच्चा सोचता है कि किसी ने इस कमीने को क्यों बताया, लेकिन वह कहता है कि उसका यह इरादा नहीं था। वह सोचता है कि वह ज्यादा काबिल है। कुडो कहती है कि वह जानती है कि यह उसका सपना है, लेकिन वह अभी भी बेरहम हो रहा है। प्रोटैगनिस्ट को सच में समझ नहीं आता और वह अपनी तलवार घुमाती है और एक पेड़ को तोड़ देती है, जैसे वह दिखाना चाहती है ना? लेकिन उसने लगभग पूरा जंगल बर्बाद कर दिया। वह जानना चाहता है कि उसने उस पर हमला क्यों किया, वह ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। वह कहती है कि अब उसे दिखाना पड़ेगा बड़ी बहन को कि उसने इस पूरे वक्त क्या किया है। उनकी एक गंभीर लड़ाई होने वाली है
वह उसे इंतजार करने को कहता है। उसने तलवार में महारत हासिल नहीं की है। वह बस कहती है कि जंग के मैदान में किसी को इसकी परवाह नहीं होगी। एक नाइट को हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, तो अगर वह कुछ नहीं करता तो वह अभी बर्बाद हो जाएगा। और वह कूद जाती है। लगता है वह सच में इसे गंभीर ले रही है। प्रोटैगनिस्ट को बड़ी तलवार एक्टिवेट करनी पड़ती है। कहता है कि उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है, उसे इसे गंभीर लेना पड़ेगा। वह उस पर किसी घूमते हुए माना के साथ हमला कर रही है और मुझे नहीं पता क्या होगा क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया। बूम, जंगल में बहुत सारे धमाके हो रहे हैं। यार, वह बेचारा छोटा जंगल है ना। दोस्तों, चलो किसी खाली मैदान में चलते हैं या कहीं और। वह उत्साहित है, कहती है कि उसकी तलवारबाजी पहले की तरह तेज है। सोचो, वह खुद को ऐसे इंसान से बचा पा रहा है जो पहले ही एकेडमी से गुजर चुका है। लेकिन उसी वक्त वह जानना चाहती है कि वह किस तरह की शर्मिंदगी को तलवार कहता है। उसे तो अपने माना को संभालने के बुनियादी तरीके भी नहीं पता और वह उसे बहुत दूर फेंक देती है। बच्चे की फिर से पिटाई हो रही है और कहता है, बहन कुडो बहुत जोर से लड़ रही है, लेकिन वह हमेशा से ऐसी ही रही है क्योंकि वह अकेला आदमी था और शायद वही था जो एक तरह से गद्दी संभालेगा। वह हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती थी। जो कुछ भी उसे बेइज्जती या गलत लगता था वह उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाती थी। एक तरह से उसे सबका सिखाने के लिए। एक तरह से वह उसकी कुदरती दुश्मन है। दुश्मन। और यहाँ वह एक और बड़े हमले के साथ आती है। उसे बड़ी तलवार एक्टिवेट करने पर मजबूर करती है। कहती है कि इससे यह और भी साफ हो जाता है कि वह इस घर का वारिस बनने के लायक नहीं है। दूर से माल्फा देख रही है और कहती है, पिताजी, क्या उन दोनों को ऐसे छोड़ना सच में ठीक है? वह कहता है कि सबसे बुरी हालत यह है कि कोई मर जाए, लेकिन उसे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि वह अच्छे दुश्मन है। वह लापरवाह हैं, लेकिन इतनी दूर नहीं जाएंगे। मल्फा कहती है कि उसे उम्मीद है कि वह सही है, लेकिन वह जानना चाहती है कि उन्हें एकेडमी से वापस क्यों बुलाया गया था। वह जाके जानती है कि यह उत्तराधिकारी की बात की वजह से नहीं है। वह कहता है नहीं। फिर वह एक दराज के पास जाता है और एक खत निकालता है जिस पर लिखा है कि उन्हें मेन फैमिली ने बुलाया है। लगता है खानदान की मूल शाखा उसके पोतों को देखना चाहती है। एक तरह से सबसे बुरी हालत में वह एस्टर को खो सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट कूडो को कहता है कि बेकार की बातें करना बंद करे। वह अब उत्तराधिकारी की बात क्यों कर रही है? उसने पहले ही मना कर दिया था। और वह जवाब देती है कि उसे बिल्कुल यही पसंद नहीं है। उस पर एक और बड़ा हमला करती है। प्रोटैगनिस्ट को लग रहा था जैसे वह कोई ट्रोल है जो डंडा घुमा रही है, लेकिन बच्चे में वह स्वैग है। हाथ का एक छोटा सा घुमाव वह उसके हमले को एक तरफ हटा देता है और वह पीछे से आता है। कहता है कि वह सिर्फ सुनते सुनते थक गया है। वह हंसती है और कहती है कि वह भागते भागते थक गया होगा। उसका पलटवार बेकार था क्योंकि आखिर में वही था जिसे दूर फेंक दिया गया, खून से लथपथ भागते हुए। और वह कहती है कि सबसे बुरे हाई लेवल के लड़ाकू वह होते हैं जो सिर्फ अपनी तलवार इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा बेहतर है अगर कम से कम तुम जादू का इस्तेमाल कर सको, लेकिन अगर तुम सबसे ऊपर रहना चाहते हो तो तुम्हें दोनों में महारत हासिल करनी होगी। फिर वह कहती है, देखो, बड़ी बहन कहती है कि वह निराश है। तहजीबी तौर पर निशानों और पंखों का फर्क यह बताता है कि कोई कितना मजबूत हो सकता है। आमतौर पर हर पंख के लिए तुम पिछले स्टेज से 3 गुना ज्यादा मजबूत होते हो। मतलब वह जिसके पास सिर्फ 5 छोटे पंख हैं, वह उससे 2 स्टेज नीचे है और फिर भी वह हर ताकत की लड़ाई हार रहा है। लड़ाई के आखिरी सेकंड में उसने माना का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और तलवारबाजी पर आ गया। उसे सच में अपनी ताकत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, या शायद उसे डर है कि पिछले साल जो हुआ था वह फिर से न हो जाए। प्रोटैगनिस्ट वहां सोच रहा है जैसे यार, उसे पूरी तरह से डांट दिया गया और उसने जो कहा वह सच में सही लगता है। शायद उसे 7 पंखों की ताकत से डर लग रहा था, कुछ ऐसा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अनजाने में खुद को रोक रहा है? शायद उसकी तलवार इतनी बेकाबू इसलिए है क्योंकि वह अपने जादू को दबाने की कोशिश कर रहा था। कुडो कहती है कि उसके पास वह सब कुछ है जिसका उसने कभी सपना देखा था, और इसलिए अगर वह घमंडी बनेगा और अपने उस हुनर को बिना किसी को पता चले गायब होने देगा तो वह इसके लायक नहीं है। वह उस पर फिर से हमला करता है, लेकिन अब प्रोटैगनिस्ट हवा में तलवार चलाता है और उसे रोक देता है। वह प्रभावित होती है, कहती है कि अब उसने पूरी ताकत से मारा। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसकी वजह से वह आखिरकार जाग गया, लेकिन जब वह आगे देखती है तो वह अपनी तलवार डीएक्टिवेट करके हमला कर रहा है। क्या उसका माना खत्म हो गया? उस पल भले ही उसके पास सिर्फ 5 पंख हैं और वह जानती है कि उसके लिए उसे हराना नामुमकिन है। पहली बार उसे एक मौका दिखता है। उसी वक्त प्रोटैगनिस्ट सोच रहा है कि इस सेकंड में वह अपनी पूरी ऊर्जा इस्तेमाल करेगा और तुरंत असर पैदा करेगा। मुझे समझ नहीं आया। वह सब गड़बड़ हुई, लेकिन उसने बस बचाव किया और कहा कि उसने सच में कुछ समझदारी वाली बात सोची। फिर प्रोटैगनिस्ट कहता है, जो दूसरी जिंदगी मुझे मिली है, मैं कुछ भी बर्बाद करने का इरादा नहीं रखता। ये ताकत, उसकी तलवार, उसका खानदान, सब कुछ, क्योंकि वह सब चीजें थीं जो मैं कभी हासिल नहीं कर सका। हाँ, उसने बताया कि उसकी एक और जिंदगी है और वह कहती है, बिशी, दूसरी जिंदगी, तुम्हारा क्या मतलब है? लड़के ने बस कहा कि वह कहीं से दोबारा जन्मा हुआ आदमी है और फिर अंदर घुस गया। बेहतर होगा कि उसे सर के बीच में मारे ताकि वह बेहोश हो जाए और भूल जाए। देखो, वह अपनी तलवार घुमाने अंदर गया, लेकिन आखिरी सेकंड में उसने अपनी तलवार को कैंसिल कर दिया तो उसके हमले ने कुछ नहीं किया।
उसके साथ तलवार बस गुजर गई और वह नीचे से फिसल कर उसके पेट में मारा, जैसे वह अपनी बहन को मारने वाला है ना? लेकिन हम अगले चैप्टर में हैं। खैर, लगता है उसे चोट लगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कहा, है ना? ने कमरे में उलझी हुई जागी। प्रोटैगनिस्ट ने उसे भुलाने के लिए सर पर मारा। वह उलझी हुई है, जबकि माल्फा कहती है कि वह सच में बहुत देर तक बेहोश थी। वह तुरंत उठ जाती है, जानना चाहती है कि लड़ाई में क्या हुआ, एस्टर को क्या हुआ। माल्फा कहती है कि वह उसे लड़ाई के बाद यहाँ लाया था। उसने कहा कि वह हमारी लड़ाई के बीच में बेहोश हो गई थी, कुछ खास नहीं। लगता है ये बस थकान थी या कुछ और। कुडो जानती है ना, कि उसकी पिटाई हुई थी। वही था जो अजीब है, क्योंकि उस आखिरी सेकंड में उसे यकीन था कि वह उसका पेट चीरने वाला था, लेकिन जाहिर है उसने तलवार बंद कर दी थी। सिर्फ एक चीज जो उस तक पहुंची वह उसके जादू का बचा हुआ हिस्सा था। उसने एक पल के लिए भी शक नहीं किया कि एस्टर उसे मार देगा, लेकिन उस पल वह सच में मरने से डर गई थी। वह यह सब सोचती है, लेकिन वह मुस्कुरा रही है। फिर वह अपनी तलवार पकड़ती है और जानना चाहती है कि एस्टर कहाँ है। वह नतीजा कबूल नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं। इस बार वह शुरू से आखिर तक पूरी ताकत लगा देगी। लेकिन मैल्फॉय चेतावनी देता है कि अफसोस, वह चला गया। वह पूछती है कहाँ, और उसकी बहन समझाती है। लगता है उसे मेन फैमिली ने बुलाया था। वह और उसके पिता कुछ घंटे पहले निकल गए थे। वह गुस्से में है, कहती है कि उसे इस बारे में नहीं पता था। इसी बीच छोटा प्रोटैगनिस्ट अपनी गाड़ी में है। हेफ्रिड प्रोटैगनिस्ट को चेतावनी दे रहा है कि जिन बुजुर्गों से वह आज मिलने वाले हैं वह लोग हैं जो खानदान को पर्दे के पीछे से सपोर्ट करते हैं। पुराने मुखिया, दूसरे खानदान और बड़े लोग। सीधे शब्दों में, बहुत सारे रिटायर्ड लोग जिनका अभी भी बहुत ज्यादा असर है। अंधेरे के शासक, वह लोग जिन्होंने हमारे लड़के में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी जब उसे गोद लिया गया था, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस के बाद अजीब बात है, अब वह उससे मिलना चाहते हैं। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि यह जाहिर है कि यह डांस फेस्टिवल के नतीजे की वजह से है, क्योंकि यह खानदान पैसा, जिंदगी या किसी और चीज से ज्यादा इज्जत को अहमियत देता है, और जो उस इज्जत को दाग लगाते हैं बच्चे, उन्हें भेड़ियों के सामने फेंक दिया जाता है। किंग हेफ्रिड ने लड़के से पूछा, तुम पागल बच्चे, ये कहानी फनको पॉप कहाँ से सुनी? वह कहता है कि उसने इधर उधर से सुनी, कुछ खास नहीं। खैर, वह एक गुप्त मौत या देश निकाला के लिए तैयार है अगर वह अपनी ताकत नहीं दिखा पाता। हेफ्रिड पूछता है कि क्या वह सच में ठीक है। अगर वह समझता है कि ऐसा कुछ हो सकता है तो वह बिना अलविदा कहे कैसे जा सकता है? वह कहता है ठीक है। वह पहले ही सोच रहा था कि जैसे ही वह पहुंचेंगे वह निकल जाएगा। अगर कुछ है तो ये और भी अच्छा है, क्योंकि कुडो उसके पीछे नहीं पड़ेगी। उसकी वजह से उसे यह भी समझ आ गया कि उसे उस तलवार का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, और उसे लगता है कि उसे आखिरकार समझ आने लगा है कि उस पंख की ताकत कैसे काम करती है। उसके पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह खुद से जीने के लिए तैयार है। तभी गाड़ी हिलने लगती है। मैंने सोचा था कि कोई दुश्मन होगा। यह कूडो है जिसका सर अंदर है, उसे इंतजार करने को कहती है। वह अंदर चढ़ जाती है, कहती है कि वह बहुत ज्यादा बेरहम हो रहा है, बड़ी बहन को अलविदा कहे बिना जा रहा है। उसे पता चला कि उसे बड़े बुजुर्गों के हॉल में बुलाया गया था। न उसे और न ही माल्फा को एक बार भी बुलाया गया। या अल्लाह, उसका असली नाम कुद्रियावुका है। और भी बुरा। और पिता कहता है कि उसे समझना होगा कि उसे वहां नहीं ले जाया जा सकता। वह बैठ जाती है और कहती है कि वह यह बिल्कुल समझती है, लेकिन उन्हें याद रखना होगा कि ऐसी बुलाहट में सावधानी की जरूरत होती है। मैल्फॉय ने उसे चेतावनी दी होगी कि एस्टर के कभी वापस न आने का मौका है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वह ज्यादा कर रहे हैं, वह बस थोड़ी बात करेगा, लेकिन वह उसे सुनने को कहती है। वह उससे पूरी तरह नफरत करती है। वह उससे नफरत करती है क्योंकि वह एक लड़का है। वह उससे नफरत करती है क्योंकि उसके पास 7 पंख हैं, और वह नफरत करती है कि उसे खास तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। और वह इस बात से और भी नफरत करती है कि उसमें अपनी बड़ी बहन से ज्यादा मजबूत होने की हिम्मत है, और उसे बड़े जैसा बिहेव करना पसंद है। लेकिन इन सब तरीकों से नफरत करने के बाद भी वह अभी भी खानदान है, और भले ही वह सबसे ऊपर होने का दिखावा करना चाहे, तब वह अभी भी छोटा भाई है। बेहतर होगा कि वह जिंदा वापस आए ताकि वह दोबारा लड़ सके। ऐसी बात लगती है जो कोई मरने से पहले कहता है ना? वह वापस आएगा बहन। फिर उसे एहसास होता है, ओह नहीं, वह मार दी गई। हम वहां अलविदा कहाँ? अलविदा मेरी लड़की, तुम मरने वाली हो। मैं मानता हूँ, मैं लेखक का सम्मान करता अगर उसमें लड़की को मारने की हिम्मत होती। दरवाजे खुलते हैं। वह हेफ्रीड और सेगन का स्वागत करते हैं। बुजुर्ग अंदर उनका इंतजार कर रहे हैं। लोग उन्हें हर तरफ से घेर रहे हैं। वह कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, वह रास्ता जानता है। लेकिन नाइट्स कहते हैं कि इसकी इजाजत नहीं है। उन्हें सख्ती से उनकी हिफाजत करने का हुक्म मिला है। ये बिल्कुल साफ है कि उन्हें लड़के को लाड प्यार करने के लिए वहां नहीं बुलाया गया था। लेकिन उसी वक्त छोटा प्रोटैगनिस्ट घर वापस आते हुए पुरानी यादें महसूस करता है। कॉरिडोर्स में चलते हुए जो अचानक दिन में बदल गए। पिता बात करता रहता है। लड़के को याद आता है कि यह गुस्सा होने की जगह नहीं है। चाहे वह तुमसे कुछ भी कहें, खुद को कंट्रोल में रखना। वह कहता है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि पुराने लोग कैसे बिहेव करते हैं। पिता कहता है कि वह गया काम से। अगर वह ऐसे सोचता है तो वह तबाही मचा देगा। छोटा प्रोटैगनिस्ट बगल में देख रहा है, सबको ट्रेनिंग करते हुए।
पिता कुछ सावधान रहने के बारे में कह रहा है, लेकिन वह लड़ाइयां देखते हुए भटक गया है। फिर वह तलवार देते हैं और वह आदमी उसे एक बार फिर चुप और शांत रहने को कहता है। दरवाजा खुलता है और कोई ऐलान करता है कि लॉर्ड हाइफ्राइड और उनका बेटा आ गए हैं। पीछे कोई कहता है कि वह 10 साल बाद आखिरकार दिखा। मेरा पोता हेफ्रीड। वह घुटने टेक कर छठवें मुखिया का स्वागत करता है। या अब महान बुजुर्ग। छोटा प्रोटैगोनिस्ट फिर उस आदमी को घूरता है जो इस जगह में सब कुछ के पीछे है। खानदान के अंदर सबसे बड़ा साया, जिसे जेनिस के नाम से जाना जाता है, और उसके बगल में सभी ताकतवर लोग जो असर रखते हैं वहां हैं। वह डांस फेस्टिवल से कुछ चेहरे पहचानता है, लेकिन रॉड्रिक कहाँ है? वह आदमी तुरंत कहता है कि जिसे वह ढूंढ रहा है वह इस कमरे में नहीं है। वह नाइट्स का नेता है जो सीधे शाही खानदान की सेवा करते हैं। उसके पास छोटी मोटी चीजों से निपटने का वक्त नहीं है। वह इसे छोटी बात कहता है, लेकिन उस कमरे में लगभग 40 लोग हैं। प्रोटैगनिस्ट सोच रहा है कि अपनी पिछली जिंदगी में वह इस खानदान में इतना गंदा था कि उसने कभी उस बूढ़े आदमी का चेहरा भी नहीं देखा था। फिर भी उसे यकीन है कि अगर इतने सारे बड़े लोग वहां हैं तो कुछ चल रहा है। फिर हेफ्रीड उसे बताने को कहता है कि ये क्या छोटी मोटी बातें हैं जो उन्हें वहां ले आई हैं। जेनिथ कहता है कि उन्हें पहले ही अंदाजा लगा लेना चाहिए। उसके कुत्ते ने डांस फेस्टिवल में गड़बड़ कर दी थी। हीरो पहले ही समझ गया था कि यही बात है। और हेफ्रीड कहता है कि अगर वह रॉड्रिक वाली प्रॉब्लम की बात कर रहा है तो वह तो पहले ही ठीक हो गई है। लेकिन जेनिस कहता है कि वह तो बस लोगों को दिखाने के लिए था। इससे ये बात नहीं बदलती कि इस फैमिली का नाम खराब हो गया है। पहले तो एक गूंद लिए हुए बच्चे को इस फैमिली में लाना ही गलती थी, और उससे भी बुरा यह कि उन्होंने सबका नाम खराब होने दिया। उनके पास अब बच्चे को निकालने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हेफ्रीड और उसकी फैमिली भी इससे बच नहीं पाएगी। हीरो पूछता है क्यों? सब कुछ तो उसने किया है। उसके पिता का इसमें कोई हाथ नहीं था। लेकिन हेफ्रीड चुप रहता है। फिर वह बात करना बंद कर देता है और पीछे बैठा बूढ़ा आदमी कहता है कि सच में इसकी परवरिश ठीक से नहीं हुई। बच्चा होकर बड़ों की बातों में बोल रहा है। ये नहीं समझता कि इस फैमिली का नाम क्या है। ऊपर पहुंचने के रास्ते में झगड़े और धोखे। अभी इस कमरे में भी बहुत से लोग सिर्फ शांति चाहते हैं। उसे इस बात की गारंटी चाहिए कि उनमें से कोई भी इस फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर वह हेफ्रीड को याद दिलाता है जब वह फेल हो गया था। फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया था और उसे सजा मिली थी जब रॉड्रिक ने इस कमरे में उसकी बाजू काट दी थी। कसम से इस बार वह उसी दिन पर वापस आ गए हैं। लेकिन अब उसे बच्चे का गला काटना होगा। अगर वह ऐसा करता है तो यह बात भुला दी जाएगी। लेकिन हेफ्रीड मना कर देता है और कहता है कि वह अपनी जान दे देगा लेकिन अपने बेटे को नहीं मारेगा। सेनेस पूछता है क्या वह पक्का है? क्योंकि अगर ऐसा ही है तो आज वह मरेगा। कसम से वह मरने वाला है। उसकी बीवी, उसकी बेटियां, सब। विस्काउंट का पूरा घर खत्म कर दिया जाएगा। कमरे में सब लोग एक तरफ हो जाते हैं। उनके चारों तरफ तलवारें हैं। जब तक हीरो नहीं पूछता कि बड़े एल्डर को किस बात का इतना डर है। एक बड़े आदमी को ऐसे कांपते हुए देखना शर्मनाक था। अपने ही कुत्ते से कटवाने से डर रहा है। वह उसे निकाल सकता था या जो चाहे कर सकता था। लेकिन अगर वह उसकी फैमिली पर हाथ उठाना चाहता है तो वह अभी एक ऑरा बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखो भाई, इस पॉइंट पर तो तुम ही मरोगे। उसी वक्त वह अपनी शर्ट ऊपर करता है ताकि सब उसके टैटू को देख सकें। कहता है कि अगर वह उसकी फैमिली को मारते हैं तो एक साथ पंखों वाला आदमी उनका दुश्मन बन जाएगा। हाँ, वह तुम्हें मार सकते हैं ना, फिर तुम दुश्मन नहीं रहोगे। उनके पास वह ऑप्शन भी है मेरे दोस्त। हमारा वीडियो यहाँ खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।